नमस्कार साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं RWA के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज फिर से आप लोगों के लिए CRPF एग्जाम के लिए GS विषय का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। चर्चा हम लोग मिलकर करेंगे बहुत बेहतरीन प्रश्नों पर, है ना। तो रवीना मीना जी, रवि गिरी जी, ज्योत्सना पांडे जी, सुभाष राव जी, धोनी जी, SDKR जी, निधि सिंह जी, उर्मिला पाल जी, दिव्या ठाकुर जी, दीपक ठाकुर जी, काजल जी, रोहित जी, निर्मल जी, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बेटा। जिनका नाम लिया उनका भी और जिनका नाम नहीं ले पाया उनका भी, सबका स्वागत है ना। स्टार्ट करते हैं भाई। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखेंगे। आज प्योर GS आपको मिलने वाला है। जो विगत प्रैक्टिस सेट्स थे और आज का प्रैक्टिस सेट है उसमें कुछ अंतर यह है कि पिछले प्रैक्टिस सेट्स में मैंने धुआंधार आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रखे थे, लेकिन आज का प्रैक्टिस सेट उनसे अलग है क्योंकि यहाँ पे प्योर GS मिलने वाला है। करंट अफेयर के क्वेश्चन आज नहीं रखे हैं मैंने, है ना। धुआंधार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का इरादा है। साइंस के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, है ना, इत्यादि, ज्योग्राफी के इत्यादि सभी को मिला के केवल प्योर GS आज आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे बेटा। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखता हूं और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। SSC 10+2 2011 परीक्षा का प्रश्न है ना। और इसमें आपसे क्या पूछा गया है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह विक्षिप्त था, वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, उसने चीन के साथ युद्ध किया। आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का नाम एक असफल बादशाह के तौर पर जाना जाता है। उसने बहुत सारे निर्णय लिए और उसके जो निर्णय थे वो असफल हो गए। हालांकि बुद्धिमान मूर्ख शासक के तौर पर भी मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। बुद्धिमान तो था, लेकिन इसके जो फैसले इसने लिए बुद्धिमत्तापूर्ण फैसले थे, लेकिन समय ने उन सभी फैसलों को मूर्खतापूर्ण बना दिया, है ना, उनको सफल नहीं होने दिया। इसीलिए इसको बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है। और बुद्धिमान मूर्ख शासक कहने के पीछे कारण यह है कि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। राजधानी स्थानांतरण का फैसला हो, प्रतीकात्मक मुद्रा चलाने का जो फैसला हो, वो सारे के सारे फैसले कैसे हो गए? असफल हो गए। क्यों? क्योंकि वो व्यवहारिक राजनेता नहीं था। इन चारों ऑप्शंस को अगर आप पढ़ के देखें, विक्षिप्त तो वो था नहीं, राजधानी दूसरे शहर को बनाया था, उसने परिवर्तित की थी, लेकिन फिर वो वहीं पर आ गया था, है ना। उसने चीन के साथ युद्ध किया था, हाँ जी, कुछ सैनिक भेजे भी थे इस संदर्भ में। लेकिन इन चारों ऑप्शंस में जो सबसे सटीक आंसर जो है वो ये है कि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। व्यवहारिक तौर पर उसके जो फैसले थे वो सफल नहीं हो पाए, इसीलिए उसको हम असफल व्यक्ति या असफल बादशाह कह सकते हैं। चलें भाई, नेक्स्ट अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आप लोगों को जानकारी देनी है कि आज 17 तारीख है। आज रात 8 बजे क्लरिकल एप्टीट्यूड की मैराथन क्लास होने वाली है ना। जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्लरिकल एप्टीट्यूड, उनके लिए बेटा मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं शिवम सर। तो आज रात 8 बजे आप जुड़ना न भूलिएगा क्लरिकल एप्टीट्यूड की इस बेहतरीन क्लास को देखने के लिए। चलें भाई, नेक्स्ट अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। UPPCS मेंस 2014 परीक्षा का प्रश्न है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन तथा ऑर्गन, ऑक्सीजन तथा नियोन। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। बताइए भाई फटाफट से। जब आप समुद्र में गोताखोर जाते हैं तो किन गैसों के मिश्रण को श्वास लेने में वो प्रयोग करते हैं? जल्दी से मुझे बताना है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपके सामने। करेक्ट आंसर मुझे छांट के बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चा। आप सभी इस चीज को जानते हैं कि अधिक दाब पर जो हीलियम गैस होती है, कौन सी? हीलियम गैस जो होती है वो रक्त में विलेय होती है, और उसके इसी गुण के कारण मेरे प्यारे बच्चा ऑक्सीजन और हीलियम को गोताखोरों के द्वारा किस में प्रयोग किया जाता है? सांस लेने के दौरान प्रयोग किया जाता है। हालांकि बहुत सारे अवसर ऐसे भी आते हैं जब गोताखोरों के द्वारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन जनरली सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो सबसे
एप्रोप्रिएट आंसर यानी सबसे सटीक आंसर यहां पर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है जी, चले अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखेंगे। आज की क्लास का जो तीसरा प्रश्न है वो स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। एसएससी टियर 1 2017 परीक्षा का प्रश्न है। पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? प्रधानमंत्री जी की, लोकसभा के अध्यक्ष की, भारत के मुख्य न्यायाधीश की, संसद के दोनों सदनों की? किसकी अनुशंसा, किसकी सिफारिश आवश्यक है? राष्ट्रपति महोदय को पर महाभियोग उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चलाना है। किसकी अनुशंसा आवश्यक है बताइए फटाफट से। इस संदर्भ में इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है बेटा वो संसद के दोनों सदन है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आप जानते हैं संसद के दोनों सदनों में से कोई एक सदन आरोप लगाता है। आरोप लगाने वाला जो संकल्प है, जो प्रस्ताव है, वो उस सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, है ना। यानी कि जो आरोप लगाने वाला प्रस्ताव है उस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, ये ध्यान रखना। और इस प्रस्ताव पर चर्चा से कम 14 दिन पूर्व, कितना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति महोदय को इसकी सूचना दी जानी चाहिए कि आज से 14 दिन बाद आपके संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया पर चर्चा होगी, है ना, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जिस सदन में वो प्रस्ताव आया है वो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। दोनों सदन, जिसमें आया है उसमें भी और जो अगला सदन है उसमें भी 2/3 बहुमत से दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। ठीक है, तब जाकर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होती है। और इस प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में 61 में दे रखा है। ठीक है जी, तो अनुशंसा किसकी अनिवार्य है? न तो प्रधानमंत्री की, न लोकसभा अध्यक्ष की, न भारत के मुख्य न्यायाधीश की। संसद के दोनों सदन जब 2/3 बहुमत से ऐसे प्रस्ताव को पारित करेंगे तब फिर राष्ट्रपति महोदय पर जो महाभियोग है उसको पूर्ण माना जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखते हैं। और आज की क्लास का जो नेक्स्ट प्रश्न है मेरे बेटा, चौथा प्रश्न, वो स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है, कौन सा इस ऑप्शन ऐसा है जो गलत है, उसे चयनित करना है। राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य होनी चाहिए। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। और राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं, बताओ भाई फटाफट से राइट आंसर क्या है। यहां पर राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनका सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु आपको याद होनी चाहिए, तब आप आंसर लगा पाएंगे। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वास्तव में सही जवाब है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में जो डाटा दे रखा है वो गलत है। यहां पर राज्य विधानसभा में निर्वाचन की न्यूनतम आयु बेटा 21 वर्ष नहीं होती, 25 वर्ष होती है। कितना होती है? 25 वर्ष। और अगर ये विधान परिषद की बात हो, किसकी? विधानसभा की, तो 25 वर्ष है। बात होती विधान परिषद की तो यहां पर आंसर होता 30 वर्ष। ठीक है, बाद बाकी लोक राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होती है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी 25 वर्ष और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। जो अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी यहां पर देख लें, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें जो 21 वर्ष दे रखा है वो गलत है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखते हैं। एसएससी 10+2 2010 परीक्षा का प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म या धर्मों के मंदिर हैं? केवल हिंदू, केवल जैन, हिंदू और जैन दोनों, नहीं हिंदू ना ही जैन। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर हैं, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। एक प्रश्न आता है कि किन शासकों ने इनका निर्माण कराया, तो आप याद रखने ना, चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया था। किन्होंने निर्माण कराया? चंदेल शासकों ने इनका निर्माण कराया था मेरे बेटा।
कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इस श्रेणी में लगभग 85 के आसपास, 85 के आसपास, लगभग मैं बता रहा हूं, लगभग 85 के आसपास जो स्मारक है वो बनाए गए थे। और ये जो संबंधित हैं जिन धर्मों से, वो हिंदू धर्म से भी संबंधित हैं और वो जैन धर्म से भी संबंधित है। यानी कि यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो न केवल हिंदू नहीं होगा, केवल जैन नहीं होगा, हिंदू और जैन दोनों होंगे। ठीक है जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इस प्रश्न के अतिरिक्त जो प्रश्न और बन सकते हैं यहां पर इससे संबंधित, वो भी मैंने आप लोगों को बताने का प्रयत्न किया है। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट, अगला प्रश्न एसएससी 10+2 2010 परीक्षा का प्रश्न है। चोल राजाओं का शासन कहां था? तमिलनाडु पर, आंध्र प्रदेश पर, केरल पर, बंगाल पर? किन जगहों पर चोल राजाओं का शासन था? आपने चोल वंश के शासन के बारे में पढ़ रखा होगा, बहुत महत्वपूर्ण शासक इसमें हुए। और जो चोल वंश का शासक था शासन था मेरे बेटा, वो प्रारंभ और अंत में, या तो इसके प्रारंभ में है ना, चोल साम्राज्य के प्रारंभ में, और चोल साम्राज्य के अंत में तमिलनाडु पर था। ठीक है, प्रारंभ में सीमित क्षेत्र पर था और अंत में वो सिकुड़कर तमिलनाडु तक ही रह गया था। अगर हम बात करें चरमोत्कर्ष की, तो चरमोत्कर्ष के दौरान, यानी कि इस चोल वंश के उत्कर्ष के दौरान, उसने दक्षिण भारत के ज्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। लेकिन यहां पर जो इस प्रश्न का आंसर आएगा वो तमिलनाडु आएगा। प्रारंभ में और अंत में जो इनका साम्राज्य था वो तमिलनाडु तक सीमित था। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट, अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? नोबेल गैस किसे कहते हैं ये यहां पर आप लोगों को चयनित करके मुझे बताना है। हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर ए है, ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर बी है, हीलियम ऑप्शन नंबर सी है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर डी है। जल्दी से बताइए भाई, कौन सी गैस नोबेल गैस है? ठीक है, नोबेल गैस की चर्चा करें तो मेरे प्यारे बच्चा, अक्रिय गैस जो होती हैं, इनएक्टिव गैस जो होती हैं, उनको नोबेल गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस का मतलब जिनमें क्रियाशीलता का अभाव होता है, जो रासायनिक रूप से अन्य गैसों के साथ रिएक्शन नहीं करती, उनको अक्रिय गैस कहते हैं और अक्रिय गैसों को ही नोबेल गैस कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी गैसेस आती हैं? ऑर्गन आएगी मेरे बेटा, नियोन आएगी मेरे बच्चा, नियोन आएगी, रेडोन आएगी, जेनोन आएगी, ठीक है, और हीलियम भी आएगी। क्या आएगी? हीलियम भी आएगी। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चा, जो अक्रिय गैसें हैं उनको क्या कहते हैं? नोबेल गैस। और उसके अंतर्गत कौन सी गैस आ रही है? ऑप्शन नंबर सी में जो दे रखी है वो गैस आ रही है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर है। हाइड्रोजन और हीलियम में कंपटीशन भी रहता है। गुब्बारे में हीलियम गैस को हाइड्रोजन की तुलना में वरीयता दी जाती है। क्यों दी जाती है? इससे संबंधित प्रश्न आज की इस क्लास में है, इसीलिए मैं ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम में अंतर नहीं बताऊंगा, क्योंकि उस प्रश्न के अंतर्गत मुझे अंतर बताना है। ऑक्सीजन के बारे में आप जानते हैं, प्राणदायिनी गैस है। ये क्या है? प्राणदायिनी गैस है। मानव श्वसन क्रिया के दौरान जिस गैस का प्रयोग करता है वो कौन सी है? ऑक्सीजन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वैश्विक तापन के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस है। 60% तक जो योगदान है ग्लोबल वार्मिंग में वो कौन सी किस गैस का है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखते हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2011 परीक्षा का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? आप लोगों को बताना है कि किस गैस को हास्य गैस कहा जाता है। जल्दी से बताइए भाई। ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, चयनित करिए, छांटिए और सही जवाब लगाइए। जल्दी से लगाइए भाई। चलिए, बहुत अच्छा। तो बेटा आप लोगों ने इस प्रश्न का आंसर लगाया नाइट्रस ऑक्साइड।
बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चा। जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसी को लाफिंग गैस भी कहते हैं, उसी को हास्य गैस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लाफिंग गैस या हास्य गैस इसको कहा जाता है। और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस है मेरे प्यारे बच्चा, ध्यान रखना, शल्य क्रिया के दौरान निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि बेहोश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शल्य क्रिया के दौरान निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मीथेन गैस को मार्श गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्श गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं मार्श गैस? क्योंकि ये दलदली इलाकों से निकलती है, मार्शी एरियाज से निकलती है, और इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे इसे मार्श गैस कहते हैं। ऑक्सीजन के बारे में अभी अभी मैंने बताया ही है, प्राणदायिनी गैस के तौर पर इसको जाना जाता है। किसके तौर पर जाना जाता है? प्राणदायिनी गैस के रूप में जाना जाता है। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए भी हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एक प्रयोग आपने सुन रखा होगा कि मोमबत्ती जल रही है, कांच का टुकड़ा या कांच का गिलास रख दो, वो बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लीमेंट कम हो गया, इसलिए। ठीक है जी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। नाइट्रोजन के बारे में आप जानते ही हैं कि पूरे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है वो कौन सी है? वो नाइट्रोजन गैस है। ध्यान रखिएगा। अभी नाइट्रोजन गैस से संबंधित या नाइट्रोजन से संबंधित एक और प्रश्न आज की ही इस क्लास में मैंने रखा है, और वो जब आएगा तो नाइट्रोजन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। 9वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, एसएससी एमटीएस 2008 परीक्षा का प्रश्न है। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि स्वराज पार्टी ने 1923 में जो चुनाव हुए उसमें भाग लिया था। तो ये स्वराज पार्टी किस आंदोलन की असफलता के बाद बनाई गई? बताइए। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। एसएससी एमटीएस 2008 परीक्षा का प्रश्न है, बताइए भाई, जल्दी से बताइए। आप सब लोगों ने इस प्रश्न का आंसर जो लगाया है वो है असहयोग आंदोलन। बिल्कुल सही जवाब है मेरे बेटा। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं। और इस आंदोलन की असफलता के बाद एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम है स्वराज्य पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वराज्य पार्टी। इसके जो संस्थापक हैं उनमें सीआर दास का नाम आता है, ये इसके अध्यक्ष थे। और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? महासचिव हुआ करते थे। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ये इसके दो प्रमुख नेता थे स्वराज्य पार्टी के। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था चुनावों में भाग लेना, और चुनावों में भाग लेकर भारतीय जनता जो थी उसका भला करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था स्वराज्य पार्टी का। जो 1923 में चुनाव हुए उसमें इसको अपेक्षाकृत सफलता भी हासिल हुई थी, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपको प्राप्त हो चुका। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो मेरे बेटा 1930 में हुआ था, ये पार्टी पहले ही बन चुकी थी। 1923 में इसने चुनाव भी लड़ा था, है ना। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है मेरे प्यारे बच्चा वो 1942 में हुआ था। इसीलिए अप्रोप्रिएट आंसर न तो ऑप्शन नंबर सी होगा, न ऑप्शन नंबर बी होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आज की क्लास का जो है वो आपके सामने रखूं उससे पहले ये याद रखना, स्वराज्य पार्टी के संस्थापक सदस्यों में किस किस का नाम आ रहा है? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू का। इसके महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी थे। चलें भाई, एसएससी टियर 1 2011 परीक्षा का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? आपने बौद्ध धर्म जब भी पढ़ा होगा तो वहां पर 3 शब्द सुने होंगे, बौद्ध धम्म संघ, है ना। ये आपने 3 शब्द सुने होंगे। यहां पर धम्म की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, कौन सी शामिल नहीं है, इसके बारे में मुझे बताना है। माता पिता का आज्ञा पालन, दान पुण्य, भाव, संघ के प्रति आस्था, इनमें से कौन धम्म में शामिल नहीं था, धम्म में वर्णित नहीं था? बताइए भाई। बुद्ध धम्म संघ, ठीक, बताओ फटाफट से। चलिए भाई, आप सभी लोगों ने इस प्रश्न का आंसर लगाया। अब मैं आपको सही जवाब बताता हूं। देखो बेटा, धम्म के अंतर्गत माता पिता की आज्ञा का पालन वर्णित था, दान पुण्य वर्णित था, भ्रातृत्व का भाव वर्णित था, है ना, पशु पक्षियों को न मारना वर्णित था, लेकिन संघ के प्रति आस्था रखना
इसका कोई वर्णन नहीं था। इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जो चीज वर्णित नहीं थी वो संघ के प्रति आस्था है। बादवा की 3 चीजें जो यहां पर दे रखी हैं वो उसमें वर्णित थी। चलें नेक्स्ट, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखें उससे पहले ये ध्यान रखना, जो क्लरिकल एप्टीट्यूड कि विशेष तौर पर आकांक्षा रखने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आज रात 8 बजे आपको मिलने वाली है एक जबरदस्त मैराथन क्लास शिवम सर के द्वारा। किनके द्वारा? शिवम सर के द्वारा मिलेगी क्लरिकल एप्टीट्यूड की मैराथन क्लास, तो देखना ना भूलिएगा आज रात 8 बजे। चलें भाई, अगला प्रश्न एसएससी सीपीओ एसआई 2009 परीक्षा का प्रश्न है। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? पहली महिला राज्यपाल देश में कौन थी ये बताइए भाई। अगर आप देखें इन 4 ऑप्शंस में तो श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, 4 ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। आप सभी का आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए आपके द्वारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताया गया है। सरोजिनी नायडू मेरे बेटा सबसे पहली, वाकई में सबसे पहली राज्यपाल थी और ये उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, तो हम क्या कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन? सरोजिनी नायडू। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन? सरोजिनी नायडू। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद उत्तर प्रदेश से ही संबंधित एक और नाम आता है सुचेता कृपलानी जी का, और ये पहली महिला मुख्यमंत्री रही। कौन क्या रही? पहली महिला मुख्यमंत्री रही। किस प्रदेश की रही? उत्तर प्रदेश की रही। अगर हम बात करें भाई भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो फिर आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमती इंदिरा गांधी। विजयलक्ष्मी पंडित जी के बारे में बात करें तो ये भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। कौन थी? भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी बेटा? विजयलक्ष्मी पंडित जी थी। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से महिलाओं से संबंधित और भी प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकते हैं और उन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से पकड़ बना के एग्जाम में बैठोगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनका भी नाम याद रख लेना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देवी सिंह पाटिल ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति या पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष कौन थी? वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी, है ना। तो 5 चीजों की जानकारी इस प्रश्न के अंतर्गत आपको मिल चुकी है। स्टैटिक जीके से संबंधित ये प्रश्न है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखेंगे और यूपीपीसीएस मेंस 2006 परीक्षा का प्रश्न, कीट बच्ची पौधे जिस मृदा में उगते हैं उस मृदा में किस चीज की कमी रहती है? बताइए भाई। मैग्नीशियम की कमी रहती है कि कैल्शियम की कमी रहती है कि नाइट्रोजन की कि जल की? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से राइट आंसर बताइए। मैंने एक प्रश्न आपसे ये कह के छोड़ा था कि इसके एक्सप्लेनेशन में ज्यादा नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक प्रश्न आने वाला है जिसमें उस चीज की एक्सप्लेनेशन होगी, है ना। और आप सभी लोगों ने इस प्रश्न का आंसर बताया है नाइट्रोजन। बिल्कुल सही जवाब है मेरे बेटा। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस भी है और जिस मिट्टी में कीट बच्ची पौधे उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, ध्यान रखना। और इस कमी को पूरा करने के लिए ही वो कीटों का भक्षण करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एक कीट बच्ची पौधे का उदाहरण दीजिए तो बेटा नीपेंथिस, ध्यान रखिएगा, नीपेंथिस को ध्यान रखिएगा। नीपेंथिस अथवा घटपर्णी एक कीट बच्ची पौधा है। ठीक है जी। ये कैसा होता है? पौधे की इसकी जो पत्तियां हैं वो गड़े का रूप ले लेती हैं बेटा, और इसमें एक पत्ती नुमा ढक्कन भी होता है। इसमें से निकलती है सुगंध और सुगंध को सूंघते हुए जो कीट है वो चले जाते हैं इसके अंदर। जैसे ही अंदर जाएंगे ये ढक्कन जो है वो हो जाएगा बंद और वो जो कीट है उसका भक्षण हो जाएगा। भक्षण होने के बाद ये जो दरवाजा है वो पुनः खुल जाएगा और खुलने के बाद इसमें से सुगंध द्वारा से निकलने लगेगी। किसी अन्य कीट का ये द्वारा से भक्षण करेगा। मेघालय इत्यादि राज्यों में भारत में ये घटपर्णी नामक पौधा जो है वो पाया जाता है। ठीक है जी। तो किस चीज की कमी होगी उस मृदा में? नाइट्रोजन की। कीट का भक्षण क्यों कर रहे हैं?
नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये पौधे कीटों का भक्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर न तो मैग्नीशियम होगा, न कैल्शियम होगा और न जल होगा। राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। चलें भाई, 13वां प्रश्न, एसएससी स्टेनो 2016 परीक्षा का प्रश्न है। क्या बोला गया है इसमें आपसे? निम्नलिखित तो दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में बहुत सारे शहर बसाए थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। बताओ भाई फटाफट से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या है? आप सभी लोगों को इस प्रश्न का सही सही जवाब मुझे चयनित करके बता देना है। और अगर मैं बेटा इस प्रश्न के सही जवाब की चर्चा आपके साथ करूं तो ध्यान रखना, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बेटा वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर भारत में कई सारे शहरों की स्थापना कराई थी। ऐसा मानते हैं, कुछ विद्वानों का मानना है कि लगभग 300 के आसपास शहर उन्होंने बसाए थे, जिनमें जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, ये सारे शहर मुख्य स्थान रखते हैं। ये सारे शहर के इन्होंने बसाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाए थे। ठीक है, बलबन का आपने एक सिद्धांत सुन रखा होगा ना, दैवीय राजत्व का सिद्धांत, है ना? दैवीय राजत्व का सिद्धांत ये बलबन ने दिया था। दैवीय राजत्व का सिद्धांत, एक क्रूर शासक के तौर पर ये प्रसिद्ध हुए थे। राजा को पैगंबर के बाद पैगंबर का प्रतिनिधि ये मानते थे, है ना? कौन? बलबन। राजा को उनका प्रतिनिधि माना, यानी कि राजगद्दी का जो मान है उसे बढ़ाने का हर संभव प्रयास इनके द्वारा किया गया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें मेरे बेटा, तो एक साम्राज्यवादी शासक थे, है ना? साम्राज्यवादी शासक थे। द्वितीय सिकंदर की उपाधि इन्होंने धारण की थी, द्वितीय सिकंदर। ठीक है जी। और मलिक काफूर, जिसे 1000 दीनारी भारतीय इतिहास में कहा गया है, वो अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित था। इब्राहिम लोदी का संबंध पानीपत की प्रथम लड़ाई से है। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था और भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। यानी भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में हरा के की थी। चले भाई नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसद की एक लोक लेखा समिति भी होती है, स्थायी समितियों में से एक है। प्रत्येक वर्ष इसकी स्थापना की जाती है। तो इसका अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताइए। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। बताओ भाई किसके द्वारा यह शुभ काम किया जाता है? करेक्ट आंसर आप लोगों को चयनित करके मुझे बता देना है, सही जवाब क्या है। और अगर इस प्रश्न के राइट आंसर की चर्चा मैं आपके साथ करूं मेरे बेटा, तो ध्यान रखना, ये जो लोक लेखा समिति है ये स्थायी समिति है। 22 सदस्य, 22 मेंबर्स इसमें होते हैं मेरे बेटा, ध्यान रखिएगा। जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से, कहां से? लोकसभा से, और 7 सदस्य जो हैं वो बच्चों मेरे ध्यान रखना राज्यसभा से लिए जाते हैं। कहां से? राज्यसभा से लिए जाते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वो सामान्यतः विपक्ष का नेता होता है। कौन होता है इसका अध्यक्ष? सामान्यतः विपक्ष के नेता को इसका अध्यक्ष बनाते हैं। और इस समिति के अध्यक्ष का जो चयन है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है जी। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नहीं किया जाता, राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता, और राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा नहीं किया जाता। लोकसभा का अध्यक्ष, जिसे स्पीकर कहते हैं, उसके द्वारा इसका चयन होता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। कौन कौन मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है ये बताइए आप। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव और बिना विभाग के मंत्री। आप जानते हैं ना, भारत में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ये देश के वास्तविक प्रधान हैं, है ना? और नाममात्र का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति महोदय हैं। प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार, यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही
किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति महोदय मंत्री बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? मंत्री बनाते हैं। और जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद जिसमें कैबिनेट मंत्री तथा अन्य सभी प्रकार के मंत्री आते हैं, उस मंत्री परिषद में मेरे बेटा कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं, राज्य मंत्री भी शामिल हैं, बिना विभाग के मंत्री भी शामिल हैं। बिना विभाग के मंत्री का मतलब जैसे किसी आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए, जिसे मंत्री का दर्जा प्राप्त हो, है ना, ध्यान रखिएगा आप। कई विभाग के, कई आयोगों के अध्यक्ष ऐसे होते हैं जिन्हें मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, भले ही उनके पास विभाग नहीं है लेकिन उनको दर्जा मंत्री का मिला हुआ होता है। तो बिना विभाग के मंत्री भी मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें कैबिनेट सचिव की, तो मेरे बेटा ये अधिकारी है, ये मंत्री नहीं है। ये क्या है? कैबिनेट सचिव क्या है? अधिकारी है। भारत के सबसे बड़े अधिकारियों में से एक है कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव। ठीक है जी। और बाद बाकी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, बिना विभाग के मंत्री, ये किस में शामिल हैं? मंत्री परिषद में शामिल हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत ध्यान रखना आप दिल्ली में इसका उदाहरण देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहे हैं और वो अपने पास सामान्यतः विभाग नहीं रखते, है ना, सामान्यतः शब्द जुड़ा हुआ, ध्यान रखिएगा, सामान्यतः वो अपने पास विभाग नहीं रखते। अरविंद सिसोदिया जी जो वहां के मुख्य उप मुख्यमंत्री हैं, ज्यादातर विभाग उनके पास रहते हैं। तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो अपने पास विभाग ज्यादा नहीं रखते या सामान्यतः नहीं भी रखते, है ना, लेकिन फिर भी वो किसका अंग है? मंत्री परिषद का अंग है। तो बिना विभाग वाले मंत्री भी मंत्री परिषद का अंग होते हैं। ये उदाहरण देके मैंने आप लोगों को यहां पर समझाया है। 16वां प्रश्न, 16वें प्रश्न में आपसे पूछा गया, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्यों? वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि वह, बताओ भाई, एक प्रश्न मैंने अधूरा छोड़ दिया था, हाइड्रोजन और हीलियम का ज्यादा कंपैरिजन नहीं किया था, क्योंकि मैंने बताया था, क्योंकि एक प्रश्न आने वाला है जिसमें मैं कंपैरिजन करूंगा। बताइए भाई, अपेक्षाकृत सस्ता है इसलिए, अपेक्षाकृत कम घना होता है इसलिए, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है इसलिए, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है इसलिए। जल्दी से बताओ, गुब्बारों में हीलियम गैस को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि जो हाइड्रोजन है मेरे बेटा, ये ऑक्सीजन के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाता है, ज्वलनशील है मेरे बेटा। क्या ये? ज्वलनशील है। ऑक्सीजन के साथ जो इसका मिश्रण है वो विस्फोटक हो सकता है। ठीक है जी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चा, जो हीलियम है वो ज्वलनशील नहीं है। क्या है? ज्वलनशील नहीं है। और यही मुख्य कारण है कि हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को अधिक वरीयता दी जाती है। बस क्यों? क्योंकि वो ज्वलनशीलता की वजह से, है ना। अगर गुब्बारे को ऊपर उठाने की क्षमता की चर्चा की जाए हाइड्रोजन और हीलियम की, तो हाइड्रोजन की वो ज्यादा है, हीलियम की जो क्षमता है वो हाइड्रोजन की अपेक्षा गुब्बारे को उठाने की जो क्षमता है वो कम है। लेकिन ज्वलनशीलता के कारण, चूंकि हीलियम ज्वलनशील नहीं है, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चा इसको वरीयता दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण ये नहीं बनाती है, इसलिए मेरे बेटा। अपेक्षाकृत सस्ता है, ये गलत जवाब है। अपेक्षाकृत कम घना है, ये भी गलत जवाब है। और अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है, हीलियम नहीं रखता, हाइड्रोजन रखता है मेरे बेटा अधिक उठाने की क्षमता। ठीक है, चले अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने। नेक्स्ट 17वां प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया है, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारतीय संसद की 4 विशेषताएं दे रखी हैं, इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसका चयन करना है। यह भारत में संघ का विधानमंडल है, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, यह द्विसदनीय स्वरूप की है, संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। राइट आंसर का चयन करके आप लोगों को मुझे बता देना है क्या इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर है। फटाफट से बताइए मेरे बेटा, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से क्या है? यह संघ का विधानमंडल है, बिल्कुल सत्य बात है ना। ये राष्ट्रपति भी इसमें शामिल है, बिल्कुल सत्य बात है। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों शामिल होते हैं। यह द्विसदनीय स्वरूप की है, बिल्कुल सही बात है। इसमें 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और सदन का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता, उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं, वो कभी भंग नहीं होता। चारों सत्य हैं। लेकिन मेरे बेटा,
आपको सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भारतीय संसद की बतानी है और वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बी है, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। सामान्यतः जो अन्य संसदीय शासन व्यवस्था वाले देश हैं वहां राष्ट्रपति को संसद से अलग रखा जाता है। सामान्यतः कह रहा हूं, हर देश का एक सा नियम नहीं है, कुछ देशों में हो सकता है राष्ट्रपति को शामिल कर लें, लेकिन भारतीय जो संसद है उसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है। ये एक इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर है। एसएससी परीक्षा का ही प्रश्न है। ये जितने भी प्रश्न यहां पर आपके सामने रखे गए हैं ये सभी विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्न हैं, या तो एसएससी या यूपीएससी या पीएससी, इन परीक्षाओं के आए हुए प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं, आपके लेवल के अनुकूल रखे हैं। प्रयास ये किया है कि बहुत ज्यादा उच्च ज्ञान भी न मिले जिससे कि आप भटक जाओ, और प्रयास ये भी किया है कि बहुत ज्यादा निम्न ज्ञान भी न मिले जिससे कि आपका सिलेक्शन ना हो। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, एसएससी टियर 1 2016 परीक्षा का प्रश्न। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? किसके प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? शाहजहां के, बहादुर शाह जफर के, अकबर के कि औरंगजेब के? बताओ भाई, फटाफट से राइट आंसर बताइए, क्या इस प्रश्न का सही जवाब है? आपने आईने दहसाला, टोडरमल बंदोबस्त, इन शब्दों का नाम सुन रखा होगा। टोडरमल बंदोबस्त, बंदोबस्त अथवा आईने दहसाला, आईने दहशाला, इनका नाम आपने सुन रखा है। आईने दहसाला, टोडरमल बंदोबस्त, इन दोनों का नाम आपने सुन रखा होगा। ये दोनों संबंधित हैं टोडरमल से, और टोडरमल किस शासक से संबंधित हैं? तो बेटा अकबर से संबंधित है। आप जानते हैं इन्होंने, टोडरमल महोदय जो राजस्व मंत्री बने, अकबर ने बनाया इनको, तो इन्होंने क्या किया, विभिन्न फसलों का जो नगद मूल्य रहा है ना, पिछले 10 वर्षों का है ना, उसको माप के लगान की राशि निर्धारित कर दी, और इसी बंदोबस्त को मेरे बेटा टोडरमल बंदोबस्त या आईने दहसाला कहा जाता है। और टोडरमल महोदय जो है वो किससे संबंधित थे? अकबर से संबंधित थे, ध्यान रखिएगा। शाहजहां ने शाहजहानाबाद नामक एक नया शहर बसाया था, राजधानी स्थानांतरित की वहां पर। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे देश के अंतिम मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर थे मेरे बेटा, ध्यान रखिएगा। और औरंगजेब को क्या कहा जाता है? शाही दरवेश, जिंदा पीर इत्यादि नामों से इनको पुकारा जाता है, क्योंकि ये जो भी नियम जनता पर लागू करते थे उनको पहले अपने ऊपर लागू करके देखते थे, इसीलिए जिंदा पीर और शाही दरवेश इनको बोला जाता है। चलें भाई नेक्स्ट, यूपीपीसीएस मेंस 2011 परीक्षा का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से राइट आंसर मुझे बता दो मेरे प्यारे बच्चा, फटाफट से एक बार मुझे इस प्रश्न का सही जवाब बताना है ना। चलो भाई, आप सभी का आंसर मेरे सामने आ रहा है, और प्यारे बच्चों आपने इस प्रश्न का आंसर ज्यादातर ने लगाया है कैल्शियम कार्बाइड, बिल्कुल सही जवाब है। कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये क्या करता है? नमी के साथ अभिक्रिया करके एसिटिलीन बनती है। ये क्या बनाता है? एसिटिलीन बनाता है नमी के साथ अभिक्रिया करके, जो सहायक होती है फलों को पकाने में, ठीक है। बाद बाकी सोडियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो, ये महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले लवण हैं। महासागरों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलें नेक्स्ट, अगला प्रश्न 20वां प्रश्न, एसएससी टियर 1 2011 परीक्षा का प्रश्न। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, अनिश्चित काल के लिए? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से राइट आंसर आप लोगों को लगाना है, क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आप सभी प्यारे बच्चों ने इस प्रश्न का राइट आंसर लगाया है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं इस प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चा, वो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी है। आर्टिकल 123 के तहत
जब संसद सत्र में न हो और कानून बनाना बहुत जरूरी हो तो राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, और इस अध्यादेश की अवधि सामान्यतः 6 महीने होती है। जनरली कितने महीने की होती है? 6 महीने की होती है। सामान्य तौर पर मैं बात कर रहा हूं, सामान्यतः इस अध्यादेश की अवधि 6 महीने की होती है। लेकिन अगर संसद की बैठक फिक्स 6 महीने बाद हो रही है, संसद की बैठक जो है वो फिक्स 6 महीने बाद हो रही है, तो ऐसी स्थिति में 6 सप्ताह का अतिरिक्त समय भी दे दिया मिल जाता है। और इस प्रकार अगर अधिकतम अवधि पूछी जाए, कितनी अधिकतम अवधि पूछी जाए, तो फिर वो 7.5 महीना हो जाती है। ठीक है, कितनी हो जाती है? 7.5 महीने। सामान्यतः इसकी अवधि कितनी होगी? 6 महीने। और संसद की 2 बैठकों के बीच फिक्स 6 महीने का अंतर हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसे पारित कराने के लिए अध्यादेश को वो 6 सप्ताह का अतिरिक्त समय मिलता है, और इस प्रकार से इसकी अधिकतम अवधि 7.5 महीने हो सकती है। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट अगला प्रश्न, 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न आपके सामने रखें उससे पहले फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्लेरिकल एप्टीट्यूड को लेकर आप लोग ज्यादा परेशान थे। बोले यहां क्लेरिकल एप्टीट्यूड आ रहा है, वहां क्लेरिकल एप्टीट्यूड आ रहा है, अगर क्लेरिकल एप्टीट्यूड आ गया तो हमारा क्या होगा? तुम्हारा पूरा ध्यान संस्था को है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चा, आज 17 तारीख को रात 8 बजे क्लेरिकल एप्टीट्यूड की मैराथन क्लास शिवम सर ले रहे हैं। आप बार बार इसको देख रहे हैं इसीलिए, जिससे कि आपको टाइम याद रहे। यूपीपीसीएस मेंस 2011 परीक्षा का प्रश्न, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? अकबर, शेरशाह, शाहजहां, बाबर। किसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया? बताओ भाई फटाफट से, किसने किया था? आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? अकबर ने किया था। जोधाबाई महल, जोधाबाई महल ध्यान रखिएगा, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, इबादत खाना, ये सारी की सारी चीजें फतेहपुर सीकरी में बनवाई थी। किसने? अकबर ने बनवाई थी। और इस फतेहपुर सीकरी को क्या बनाया था? राजधानी भी बनाया। लेकिन पानी की इतनी किल्लत हुई कि यहां से भाग गया अकबर। क्या? यहां से चले गए अकबर। फतेहपुर सीकरी में पानी की बहुत किल्लत थी, इसलिए वहां से वो छोड़ दिए, राजधानी स्थानांतरित कर ली। शेरशाह, जो शेरशाह सूरी कौन थे? बताओ भाई। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनी? शेरशाह सूरी के। शेरशाह वो शासक जिसने हुमायूं को हराकर देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, वो शासक कौन है? शेरशाह सूरी है। शाहजहानाबाद किसने बसाया? शाहजहां ने बसाया था, है ना। और मुगल वंश की स्थापना भारत में किसने की? बाबर ने की थी। ठीक है, चलो 22वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 युग्म, 4 पेयर्स दे रखे हैं, जैसे फ्लोरीन्स, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक दे रखा है, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, केरोटिन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन दे रखा है, मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव बता रखा है। जल्दी से बताओ भाई, इस प्रश्न में कौन सा जोड़ा ऐसा है जो आपको सुमेलित यानी कि पेयर्ड नहीं लग रहा है? उस जोड़े को चयनित करके जरा प्लीज मुझे बता दीजिए क्या राइट आंसर है। बताओ भाई, क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपको लग रहा है? ये मेरे प्यारे बच्चा बिल्कुल सही जवाब इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, फ्लोरीन्स। ये क्या है? फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं है मेरे बेटा, ये कार्बन परिवार का अपरूप है, शुद्ध कार्बनिक यौगिकों से बना हुआ है। ठीक है, तो विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये युग्म सुमेलित नहीं है। बाद बाकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। मानव त्वचा की बाहरी सतह पर पाई जाने वाली प्रोटीन जो है वो केरोटिन है। और मस्टर्ड गैस जो है वो क्या, रासायनिक हथियार के तौर पर, रासायनिक युद्ध में रासायनिक हथियार के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, बाद बाकी सभी सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है जो आपने यहां पर देख लिया। चलें भाई नेक्स्ट 23वां प्रश्न। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। राज्य सूची लिख लीजिएगा,
राज्य सूची के किसी विषय पर, है ना, ऑन सब स्टेट लिस्ट, लिस्ट और लिख लेना, ठीक। चलिए, तो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून कब बना सकती है, बताओ भाई। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लगा हो तब, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, या दो से अधिक, दो से अधिक, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, दो या दो से अधिक। अब आप देख लीजिए, दो या दो से अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें, ठीक है। राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे और एक व दो दोनों। जल्दी से बताओ, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून कब बना सकती है? जब बना सकती है बेटा, जब अनुच्छेद 352 के तहत एक तो आपातकाल लगा हो तो संसद बना सकती है। दूसरा, अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति 1 साल के लिए संसद को सौंप सकती है। कितने वर्ष के लिए? प्रत्येक बार में 1 साल के लिए संसद को सौंप सकती है राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति। और तीसरा, जब भी कर सकती है संसद, जब दो या दो से अधिक राज्य की विधानसभाएं मिलकर अनुरोध करें कि आप इस पर कानून बना दीजिए। यानी कि एक व दो दोनों, यहां पर जो ए और बी जो दे रखे हैं वो मेरे बेटा ए व बी दोनों ही स्थितियों में संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने में सक्षम होती है। राइट आंसर आप लोगों को मिल चुका 23वें प्रश्न का। 24वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो उसमें आपको अनुसूचियां याद करनी है, संविधान के भाग याद करने हैं, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी आपको याद करने पड़ेंगे। अनुसूचियों में बताओ भाई, राज्यसभा में सीटों का निर्धारण, बंटवारे का निर्धारण कौन सी अनुसूची करती है? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। राइट आंसर क्या है? आप सभी बता रहे हैं चौथी अनुसूची। बिल्कुल सही जवाब है मेरे बेटा। राज्यसभा में स्थानों का जो बंटवारा है वो चौथी अनुसूची से संबंधित है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ, ओथ, इसका वर्णन है। और पांचवी और छठी अनुसूची जो है वो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है ना? किन से संबंधित है? ये छठवीं अनुसूची में तो असम, मेघालय इत्यादि राज्यों में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, और पांचवी अनुसूची अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है जी, चलें। तो इस प्रकार से मेरे बेटा ये 4 अनुसूचियों में से चारों अनुसूचियां बताने का प्रयत्न मैंने किया। 24 प्रश्नों पर आज की क्लास में चर्चा हुई। आज की इस क्लास को मैं यहीं पर विराम दूंगा और फिर अब आपकी मैराथन क्लासों का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। आज शायद हमारा आखिरी सेशन था व्यक्तिगत तौर पर। इसके बाद मेरे बेटा 20 तारीख को मैं आपसे मिलूंगा और उसमें जीएस की महामैराथन क्लास चलेगी। 4 टीचर्स मिलके अपनी अपनी सब्जेक्ट के विशेष क्वेश्चंस लेके आएंगे। आप लोगों का कहना था गुरुजी के एक बच्चा कह रहा था कि ज्योग्राफी विषय के क्वेश्चंस को आप छोड़ देते हो। ज्योग्राफी विषय के क्वेश्चंस को मैंने इन सभी प्रैक्टिस सेट में इसलिए छोड़ा क्योंकि ज्योग्राफी विषय के क्वेश्चंस एक साथ में कराऊंगा आपको। 20 तारीख को ज्योग्राफी विषय के 3 घंटे की मैराथन में लूंगा मेरे बेटा, ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों को लगता है कि अभी तक के प्रैक्टिस सेट्स में ज्योग्राफी विषय के क्वेश्चंस कम हुए हैं, उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 4 टीचर अपने अपने विशेष सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट से संबंधित मैराथन लाएंगे। नवीन सर भी उसमें होंगे, अंकित चौधरी सर भी उसमें होंगे, मैं स्वयं उसमें होऊंगा और ज्योग्राफी विषय की क्लास आपको, क्वेश्चंस आपको उस 20 तारीख की मैराथन क्लास में मिलेगी। 12 घंटे तक लगातार मिलेगी। 4 टीचर्स लगातार आपको वो मैराथन देंगे। 20 तारीख को मैराथन क्लास होगी, ध्यान रखिएगा भैया। और आज की क्लास का यहीं पर इन्हीं शब्दों के साथ समापन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।